नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। थोड़ा सा सेटअप बदला हुआ है और मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, जहां से नियमित आपसे बातचीत किया करता हूँ। यात्रा में हूँ, लेकिन कुछ बातें बड़ी आवश्यक है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। न सिर्फ पार्टियों में बदलाव दिख रहा है, गठबंधनों में बदलाव दिख रहा है, बल्कि राजनेताओं के घरों में भी अब बदलाव दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव के परिवार, रोहिणी आचार्य और उससे पहले तेज प्रताप। तेज प्रताप के साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले भी तेज प्रताप की पत्नी के साथ क्या हुआ? क्या रोहिणी आचार्य जो आज कह रही हैं कि उन्हें घर से निकाल दिया गया, चप्पल मारने का प्रयास किया गया, गालियां दिलवाई गई, ये सब तेज प्रताप की पत्नी के साथ नहीं हुआ था? उस लड़की ने भी रोते हुए, आप वीडियो खोज के देख सकते हैं, यही सब तो कहा गया। उसने ये तक आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उसके बाल खींच के उसे मारा है, जबकि वो बच्ची उस परिवार से आती थी जिसके दादाजी ने लालू का राजनीतिक कैरियर बनाया। तो पहले दूसरे की बच्ची जो अपनी बहू थी, उसके साथ यही व्यवहार तो हुआ, और उसके बाद तेज प्रताप का नंबर आया, और तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य। ये क्या बताता है आपको? यहाँ दो बातें आपको समझनी आवश्यक है। एक तो ये पारिवारिक पार्टियों का ऐसा ही इतिहास है, और ये होता आया है। वो कौन कौन सी पार्टियां हैं मैं बता रहा हूं आपको। कांग्रेस से लेके आज आरजेडी आप देख रहे हैं। जरा मुलायम सिंह के रहते हुए अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का देखिए। तो ये एक पुराना इतिहास है। लेकिन आज रोहिणी आचार्य जिस विक्टिम कार्ड को खेल रही हैं, जी हाँ, मैं विक्टिम कार्ड बोलूंगा। तेज प्रताप की पत्नी के साथ जब ये सब आपकी मां कर रही थी, आपका परिवार कर रहा था, तो आप चुप क्यों थी? मीसा भारती से लेके उनकी बाकी बहनें तब भी चुप थी, आज भी चुप हैं। ये बताता है कि किस तरीके से ये पारिवारिक राजनीतिक दुकानें न सिर्फ परिवार के अंदर के काकस में घिरी घिरी हुई हैं, बल्कि ये निजी संपत्तियां हैं। ये उसी तरह का खेल है जिस तरह किसी उद्योगपति या किसी बड़े सेठ के यहाँ जब उसके ढलते हैं समय, या वो नहीं रहता है, यहाँ लालू जी जिंदा हैं, तो उसके बाद इसी तरह संपत्तियों को लेकर, विरासत को लेकर बातें होती। मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव ने यही किया। संजय गांधी के साथ इंदिरा गांधी के परिवार में यही हुआ, और उससे भी पहले चलिए फिरोज गांधी के साथ क्या हुआ। ये सारा एक सिलसिला है जो बताता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, इस देश की पहली और अब तक चली आ रही पारिवारिक दुकान, या आरजेडी हो या सपा हो, वहां यही होता है। आज अगर रोहिणी आचार्य को यह लग रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा था, उनके परिवार के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा था, तो ठीक है, उनका आंतरिक विषय है। बहुत सारे लोग ये सब भी समझेंगे कि मैं थोड़ी कड़ी टिप्पणी कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस समय रोहिणी आचार्य के साथ है। मेरी कोई भावना रोहिणी आचार्य जैसे लोगों के साथ नहीं है, और ना कभी हो सकती है। क्योंकि आप जब खुद मालपुए खा रहे होते हैं, आपकी राजनीतिक गोटियां परिवार में या हिस्सेदारी की गोटियां जब सेट हो रही होती हैं, तब तो आपके मुंह से इस तरह की कोई बात नहीं निकलती। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर आती है, तो आप विफर पड़ती हैं। इस समय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपना प्रारब्ध देख रहे हैं। यही उनका प्रारब्ध है। राजनीतिक सफर का अंत हुआ, पार्टी सिमटी, राजनीति सिमटी, 80% हिंदुओं को बांटने, उन्हें उद्दंड बनाने, अपने खुद जाति भाइयों को उद्दंड बनाने, उन्हें गुंडे की छवि देने, अराजक की छवि देने के जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव, जो कि जंगल राज के भी धनी हैं, अपने रहते अपनी उस विरासत जो कि बहुत बदनुमा विरासत है, उसको लूटते हुए दिख रहे हैं। राजनीतिक रूप से लूटते हुए देख रहे हैं। और ये होगा, ये नियत का काल चक्र है साहब, ये प्रारब्ध है आपका। जो आपने बोया है,
वही समाज आपको दुगनी रफ्तार से वापस कर रहा है। आज आपका बनाया हुआ एमवाई फैक्टर, जिसमें मुस्लिम और यादव फैक्टर को लेके आपने हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया था। मुलायम सिंह यादव ने भी यही एमवाई फैक्टर यहां उत्तर प्रदेश में भी किया था। लेकिन वो एमवाई फैक्टर किसमें तब्दील हुआ? जब सनातन जागता है, जब हिंदू एक होता है, जब राष्ट्रवाद एक होता है, राष्ट्र के लिए सोचता है, तो आपके एमवाई फैक्टर को वो अपनाता है, एमवाई फैक्टर गढ़ता है। लेकिन नीतीश कुमार ने उस एमवाई फैक्टर को क्या बनाया? महिला और यंगस्टर्स, नौजवान, यूथ, जो विकास की तरफ देख रहा है, महिला जो सिक्योरिटी की तरफ देख रही है, साथ में विकास की तरफ भी देख रही है। तो साहब, एक अचानक आप सबको मैं ध्यान दिलाता हूं, बहुत सारे लोग जरा सा इसको मिस कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य का जब से ये मामला हुआ है, तब से मेरे दिमाग में वो बात तैर रही। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने बोलते हुए एक बात कही थी, बड़ी सूक्ष्म बात। जब वो जीत के बाद अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की आशंका है कि कांग्रेस में बंटवारा होगा, कांग्रेस पार्टी टूटेगी। और ऐसा उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीगी चेहरे और आतंक, लाल आतंक वाले चेहरे के बात कही। मैं तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग भी नहीं कहता, मैं तो लश्कर ए कांग्रेस कहता हूं साहब। लेकिन बहरहाल, प्रधानमंत्री की ये बात कि कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट होगी, रोहिणी आचार्य के इस एपिसोड के बाद मुझे अचानक इसके एक संबंध दिखाई देते हैं। ये तमाम पार्टियां अब धीरे धीरे टूटेंगी। कारण उसका मात्र एक है, राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, परिवार पीछे छूट रहा है, जाति बंधन टूट रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि बिहार विधानसभा में किस तरीके से अलग अलग समुदाय, उनकी कितने कितने नंबर, कितने कितने विधायक, ये सब आप जानते हैं। मैं जिस भाव की बात कर रहा हूं, उस भाव को समझे। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये नारा जमीन पर किस तरीके से उतरा है, इसलिए अपने वीडियोस में मैं लगातार दोहराता था इस बात को कि इसकी धमक नीचे जमीन तक पहुंच चुकी है। मैं कभी नंबर्स पर बात नहीं करता जब चुनावी चर्चा होती है, मैं कोई आकलन नहीं प्रस्तुत करता, मैं भाव के आदमी हूं, भाव की बात करता हूं। लेकिन अलग अलग गेस्टों के साथ नंबर्स पर भी बात हुई है, बड़ी ऑथेंटिक बात हुई। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा अब क्यों कहा? कारण यह है कि जिस तरीके से आप तेज प्रताप, भले वो हार गया हो बंदा, लेकिन तेज प्रताप की पूरी चुनावी कैंपेन और उसकी एक मैच्योरिटी जो कि एक सनातनी फ्लेवर के साथ सामने दिखाई देती। लेकिन लालू प्रसाद यादव की राजनीति पूरी तरीके से हिंदू विरोध की राजनीति, और विरोध तो क्या साहब, घृणा की राजनीति। यहां मुलायम सिंह की पूरी राजनीति हिंदू घृणा की राजनीति, और मुलायम सिंह तो एक सीढ़ी, 4 सीढ़ी और आगे हैं। याद है आपको, 17 क्या 34-35 हिंदुओं की हत्या करवानी होती, गोली मरवाना होता तो मरवाता, क्योंकि मुसलमानों का मोरल डाउन था। ये कहने वाले हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। कुंभ का मजाक अखिलेश ने किस किस तरीके से नहीं उड़ाया। रामचरितमानस का अपमान खुलेआम स्वामी प्रसाद मौर्य करता रहा, अखिलेश यादव अट्ठहास करते रहे। सवाल ये होता है कि बिहार ने जो कुछ भी दिखाया है, राबड़ी और लालू के परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, अखिलेश यादव उसकी धमक सुन रहे हैं। प्रारब्ध उनका भी है, लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर तैयार है। एमवाई फैक्टर कहीं भी तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा तो उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलता है, हमारी बहुओं को मिलता है, हमारी बच्चियों को मिलता है, हमारी बेटियों को मिलता है। तो इस तरीके से सुरक्षा महिला की, वो एक एम फैक्टर, और उसके साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, जिन सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन पर पहुंच रहा है, विकास का अलग, ये तीनों काम्बो, चारों काम्बो जब मिलके एक बैगेज बनाते हैं, तो उस बैगेज को कहा जाता है एम फैक्टर। अब उसके साथ यूथ, आप देखिए योगी आदित्यनाथ, युवा चेहरे हैं। सैकड़ों बार लॉन्च होने वाले राहुल गांधी अधेड़ होने के बाद भी अगर युवा हैं, तो योगी जी टेक्निकली उनसे एक साल छोटे हैं। युवाओं को अगर किसी से उम्मीद है उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का माहौल है, विकास के काम हैं, नए नए प्रोजेक्ट हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट है,
विश्वविद्यालय हैं, पढ़ाई के साधन हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। विकास की गति में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो यूथ और कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ आरजेडी का यूथ अगर आपने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा हो, कट्टा से लेके और आरजेडी के माल है रे, ये महिलाओं की इज्जत, ये आपने बनाया है। वही हाल उत्तर प्रदेश में है। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, आपने क्या बना रखा है माहौल? आपका युवा और राष्ट्रवादी युवा, उसके चरित्र में एक साफ-साफ बँटवारा दिखाई देता है, जो एम वाई फैक्टर अलग तरीके से मजबूत करता है। रही बात आपके पीडीए की, उस पीडीए की पूरी हवा बिहार विधानसभा चुनाव ने निकाल दी साहब। हिंदू अब नहीं बटेगा, न वो बट रहा है। हिंदू एकीकरण 2014 से शुरू हुआ है, इसीलिए 2014 के राजनीतिक सत्ता परिवर्तन को मैं केवल रिजीम चेंज नहीं कहता, बल्कि सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं। और ये परिवर्तन 2014, 2019, 2024 यह सिलसिला अब आगे राष्ट्रीय स्तर पर अगर है तो बिहार आपके साथ है। 2017 में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को इस अराजकता से मुक्त किया था, बिहार ने ज्वाइन किया साहब, हाथ से हाथ मिलाया है। याद कीजिए, यूपी बिहार एक साथ प्रयोग किए जाते थे। हम लोग बड़े तुनक से कहते थे कि नहीं साहब, अब यूपी बिहार नहीं होता, उत्तर प्रदेश अलग रास्ते पर निकल चुका है। लेकिन एक बार फिर बिहार ने हाथ मिला के कहा है नहीं, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी गुंडा राज नहीं चाहिए, हमें भी बिहार का विकास करना है। और यही होता है डबल इंजन की सरकार का कॉन्सेप्ट, जिसे मैं बार बार कहता हूं। तो अखिलेश यादव अगर डर रहे हैं तो डरते रहें, ममता डर रही हैं तो डरती रहें, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, ये उनका अपना प्रारब्ध है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन है संजय, कौन है वो दूसरा आतंकी और अपराधी का दामाद, इन सारी चीजों पर अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहता था कि जब राजनैतिक पारिवारिक दुकानें इस तरह से सिमटती हैं, तो इसी तरह नालियों के ढक्कन खुलते हैं, नावदानों के ढक्कन खुलते हैं और ये गंदगी बाहर आती है। अभी बहुत सारी कहानियां आनी बाकी हैं, वो खुद उनके परिवार के लोग बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हाँ, बेल आइकन चैनल का जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।